हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। इंग्लिश ग्रामर में आप देखेंगे कि वोकैब सेक्शन जो होता है वो ज़रूर होता है। वोकैब से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 5 तरीके से पूछे जाते हैं। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, एंड इडियम्स फ्रेज के रूप में, और स्पेलिंग करेक्शन एंड टोनिम सिनोनिम्स के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ बाय रूट वर्ड जो है मैंने शुरू किया है, और आज से मैं इडियम्स फ्रेज की सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ। तो आज की इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे 10 इडियम्स फ्रेज के बारे में, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। और इसको मैंने इस तरीके से बताने की कोशिश किया है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये जो चीज़ें हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और भूलेंगी नहीं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सारे इडियम्स फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज का पहला इडियम्स फ्रेज पोर्शन में पहला जो हम लोग देखेंगे वर्ड जो वो है, क्या है? टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। ऐसी स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, ऐसी स्ट्राइक जो कि एक वार्निंग के रूप में की गई हो। ये थोड़े समय के लिए की जाने वाली कोई स्ट्राइक होती है। तो टोकन स्ट्राइक मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। तो वार्निंग के रूप में कोई स्ट्राइक की जाए तो उसे टोकन स्ट्राइक कहते हैं। जैसे द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के, उनके टोकन स्ट्राइक की वजह से, जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे उनके टोकन स्ट्राइक की वजह से जो फैक्ट्री का काम था वो क्या हो गया? डिस्टर्प्टेड मतलब बाधित हो गया था। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। इसके बाद दूसरा देखते हैं, ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस का क्या मतलब होता है? ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल, कोई भी विकल्प का ना होना। तो इसके लिए एक आपको हिंट के रूप में मैं एक छोटी सी इसमें क्लू बता दे रहा हूँ जिससे ये आपको याद रहेगा। तो 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्सन्स नाम का एक व्यक्ति था। उसका काम क्या था? वो पेट्स का जो है बिजनेस करता था। जो पालतू एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनका वो बिजनेस करता था। तो लोग क्या करते थे, उनके यहाँ से जाते थे, पालतू जो पेट्स होते थे उनको लेने के लिए। लेकिन थॉमस हॉब्सन क्या करता था, वो लोगों से कहता था, जैसे कि होता है ना कि कोई अगर कहीं से कोई सामान लेने जाता है तो वो प्रयास करता है कि वो अपनी पसंद का सामान ले। तो इस तरह इसके यहाँ भी जब लोग लेने जाते थे पेट्स को तो क्या करते थे, लोग सोचते थे कि हम अपनी पसंद का यहाँ से पेट्स ले लें। लेकिन थॉमस हॉब्सन क्या कहता था लोगों से कि आप अपनी पसंद का कोई भी यहाँ से पेट नहीं ले सकते हैं। आपको करना क्या है, जो डोर के सबसे नज़दीक होगा, जो दरवाजे के सबसे नज़दीक वाला पेट होगा, वही आपको लेना पड़ेगा। मतलब थॉमस हॉब्सन क्या करता था, उनको कोई विकल्प नहीं देता था, कोई चॉइस नहीं देता था कि आप अपनी पसंद का पेट ले सकते हैं कि नहीं। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था, जो उसके कहने के हिसाब से जो वो कहता था उसी चॉइस को उन लोगों को वो करना पड़ता था। तो मतलब उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता था। तो हॉब्सन चॉइस, थॉमस हॉब्सन पर्सन जो है उसी से रिलेटेड है। तो थॉमस हॉब्सन, अगर हॉब्सन चॉइस आता है तो आपको थॉमस हॉब्सन की अगर ये स्टोरी याद आ जाएगी तो वैसे भी पता चल जाएगा। तो ऑप्शन चॉइस मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल, कोई भी विकल्प नहीं होना। और हिंदी में से बोलेंगे किसी भी विकल्प का नहीं होना। फ्रेंड, इसमें मैंने हिंदी नहीं लिखी हुई है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन चॉइस मतलब किसी भी विकल्प का ना होना। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे माई फ्रेंड वॉज गिवन ऑप्शन चॉइस बाय द टीचर इन हिज क्लासरूम। जो मेरा दोस्त था उसको क्या किया गया था, जो टीचर था उसके द्वारा क्लास में ऑप्शन चॉइस दिया गया था। मतलब उसको कोई विकल्प नहीं दिया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि टीचर जो कहेंगे उसको वही करना पड़ेगा। ये नहीं कि क्लास में आए और जब मन हुआ निकल लिए और जब मन हुआ क्लास किया। तो ऐसा कुछ नहीं, टीचर कहेगा आपको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। इट मीन्स हिज टीचर गेव हिम अ ऑप्शन चॉइस। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद तीसरा इडियम स्ट्रेच पार्ट में तीसरा देखते हैं, ब्रिंग समवन टू बुक। ये है ब्रिंग समवन टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक। तो इसका क्या मतलब होता है? ब्रिंग समवन टू जस्टिस, पनिश समवन। तो किसी को
क्या करना होता है, ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब किसी को सज़ा देना, किसी को न्याय देना। न्याय देने का मतलब हो गया कि अगर उसने गलत किया है तो उसे सज़ा देंगे, और अगर उसने सही किया है तो कोई बात नहीं। और ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब क्या हो गया, पनिश समवन, किसी को सज़ा देना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे इसमें दिया है ब्रिंग समवन टू बुक, तो यहाँ क्या दिया है, बुक। बुक जो दिया है आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बुक में क्या होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, वो बुक में ही मतलब जब उनको लिखा जाता है तो लिखने के बाद उनकी नियम और कानून की क्या हो जाती है, एक बुक। जैसे आईपीसी और सीआरपीसी हम लोग पढ़ते हैं तो वो बुक ही तो हैं जिसमें नियम और कानून दिया होता है, और उसी बुक के हिसाब से जो सज़ा, जो पनिशमेंट मिलती है लोगों को, क्रिमिनल्स को, थीव्स को, वो उसी बुक के हिसाब से मिलती है। तो हम बुक को यहाँ क्लू के रूप में याद रख सकते हैं कि बुक का मतलब यहाँ जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे उससे है। तो ब्रिंग समवन, समवन का मतलब हो गया यहाँ, समवन का मतलब जिसकी यहाँ बात की जाएगी उसको समवन के रूप में हम रख सकते हैं। तो जैसे ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब हो गया कि किसी को सज़ा देना, किसी को, ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को बुक में लाना, मतलब बुक में लाना का मतलब नियम और कानून के हिसाब से किसी को रखना। तो नियम और कानून के हिसाब से अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो उसे सज़ा दी जाएगी। तो ब्रिंग समवन टू बुक मतलब टू पनिश समवन। और इसका एक एग्जांपल है, जैसे द पुलिस ब्रॉट द थीफ टू बुक। जो पुलिस था उसने क्या किया, जो थीफ था उसको सज़ा दिलवाई, सज़ा दिया। जो पुलिस था उसने थीफ को सज़ा दिया। इसमें क्या हुआ कि ब्रॉट द थीफ टू बुक, तो यहीं ब्रिंग का सेकंड फॉर्म हो गया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ब्रॉट और समवन की जगह यहाँ पे थीफ को रख दिया गया है, तो उससे ये सेंटेंस बनाया गया है। तो ब्रिंग समवन टू बुक, द पुलिस ब्रॉट द थीफ टू बुक हो गया। इसके बाद देखते हैं बाय द बुक का क्या मतलब होता है। अब ये दोनों मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ब्रिंग समवन टू बुक अलग है, बाय द बुक अलग है। तो ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब अलग होता है, और बाय द बुक का मतलब क्या होता है, बाय द बुक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियम के अनुसार। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। बुक का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस जिसमें लिखे हुए हों, तो बाय द बुक मतलब बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बाय द बुक का मतलब हो गया नियम के अनुसार, और ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब हो गया किसी को सज़ा देना, और बाय द बुक का मतलब नियम के अनुसार। और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस सेड दैट ही हैड डन एवरीथिंग बाय द बुक। पुलिस ने कहा कि दैट ही हैड डन एवरीथिंग बाय द बुक। पुलिस ने कहा कि उसने जो भी किया वो सब अकॉर्डिंग टू द रूल्स किया, यानी नियम के अनुसार किया, बाय द बुक किया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टेक समवन टू टास्क। टेक समवन टू टास्क, इसका मतलब होता है रिप्राइमेंड और क्रिटिसाइज समवन फॉर अ फॉल्ट और मिस्टेक। रिप्राइमेंड का मतलब क्या होता है, रिप्राइमेंड का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना, SCOLD, स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना। तो टेक समवन टू टास्क, रिप्राइमेंड और क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना किसी की, और किस लिए, समवन फॉर अ फॉल्ट और मिस्टेक। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है, तो उसके लिए उसको क्या करेंगे, हम लोग डांटेंगे। इट मीन्स वी विल टेक दैट पर्सन टू टास्क। तो टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब इसमें एक आप छोटी सी कहानी देख लीजिए, आप एग्जांपल याद करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है जो 3 सेंटेंसेस की है। और ये कहानी में जो नाम मैंने लिखा है, अगर ये नाम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से इसकी समानता पाई जाती है तो इसे एक संयोग कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इस सेंटेंस में नाम लिखा हुआ है नीरज। नीरज वॉज अ नॉटी बॉय। नीरज क्या था, एक बहुत ही नॉटी लड़का था, और है, अभी भी है नीरज। ऐसा नहीं है कि नीरज यहाँ था लिख दिया तो मतलब नीरज था। यहाँ नीरज वॉज अ नॉटी बॉय, नीरज एक बहुत ही नॉटी लड़का था। वन डे ही ब्रोक अ ग्लास। एक दिन क्या किया उसने, एक ग्लास को तोड़ दिया। अब ग्लास को तोड़ दिया, फिर क्या हुआ, सो हिज फादर टूक हिम टू टास्क। तो उसके पिता ने क्या किया, सो हिज फादर टूक हिम टू टास्क। उसके पिता ने उसे डांटा, मतलब नीरज को डांट पड़ी। तो यहाँ पे टूक हिम टू टास्क का मतलब क्या हो गया, टेक टू टास्क है ना, टेक समवन टू टास्क। तो टेक को सिंपल पास्ट में बनाया तो टूक कर दिया गया,
तो टुक यहाँ पे हो गया और समवन की जगह यहाँ हिम को रखा गया, तो टुक हिम टू टास्क यानी नीरज को डांटा गया, और टेक समवन टू टास्क मतलब क्या हो गया, टू क्रिटिसाइज और रिप्राइमेंड और स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एट अ स्नेल स्पेस, एट अ स्नेल स्पेस, एट अ स्नेल पेस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत ही धीमी गति से। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि स्नेल्स जो होता है वो स्नेल्स किसे कहते हैं, स्नेल्स होता है घोंघा जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये जैसे नदी के किनारे जो होते हैं ना वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये एक तरह के जीव होते हैं जो बहुत ही धीमे धीमे डिज़र्ट जो होते हैं या जो सैंड्स होते हैं, जो रेगिस्तान वहाँ पे रेत होते हैं किनारे, उसमें ये बहुत ही धीमे धीमे रेंगते रहते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चल रहे हैं कि बैठे हैं, यहाँ पे एक जगह स्टेबल हैं कि ये चल रहे हैं, आप ये नहीं समझ पाएंगे, इतने धीमे धीमे चलते हैं। तो एट अ स्नेल स्पेस का मतलब हो गया कि स्नेल की गति से, और स्नेल की कैसे चलता है, बहुत ही धीमे धीमे चलता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत ही धीमे धीमे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस में यूज करके। तो जैसे है रावेंद्र डज एवरीथिंग एट अ स्नेल स्पेस। अब यहाँ फिर एक नाम आया है, तो मैं बार बार कहना चाहूँगा कि यदि इस नाम की किसी व्यक्ति से समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अब मान लीजिए किसी का नाम रावेंद्र है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बोलना ज़रूरी नहीं सोचेंगे कि उनको कहा जा रहा है। इट वॉज ओनली ए जोक्स पार्ट। तो रावेंद्र डज एवरीथिंग एट अ स्नेल स्पेस। रावेंद्र क्या करते हैं, हर काम किस तरह से करते हैं, एट अ स्नेल स्पेस, बहुत ही धीमी गति से करते हैं। तो आपके भी सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई पर्सन है जो बहुत ही धीमी गति से काम करता है, तो यू कैन से दैट यू आर डूइंग दिस वर्क एट अ स्नेल स्पेस, बहुत ही धीमी गति से काम कर रहे हो। तो एट अ स्नेल स्पेस का मतलब हो गया धीमी गति से। इसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली। रैपिडली का मतलब बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही तेज गति से, इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये जो बाय लीप्स एंड बाउंड्स है ये एग्जाम्स में बहुत ही बार आ चुका है, एसएससी के एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, टीजीटी वाले में भी आ चुका है। ये कई एग्जाम्स हैं जिसमें ये बार बार आता रहता है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और 10 जो मैंने यहाँ आपको सिलेक्ट किए हैं बताने के लिए, ये 10 एग्जाम में ही आए हुए हैं, लेकिन इसमें से जो बाय लीप्स एंड बाउंड्स है ये कई बार आ चुका है, ये रिपीट होता रहता है हमेशा। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब हो गया रैपिडली। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नीरज डज एवरीथिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो नीरज जो है वो सभी चीज़ें करता है, और कैसे करता है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं नीरज। तो नीरज को सुनकर तो ये अच्छा लगेगा अगर नीरज इसे देख रहे होंगे, तो नीरज बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली। नेक्स्ट देखते हैं एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली, लगातार। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई कैन वर्क फॉर 7 hours एट अ स्ट्रेच। मैं जो है 7 घंटों तक लगातार काम कर सकता हूँ। अब इस सेंटेंस, आज आपने अगर ये फ्रेज जान लिया, अब इसको आगे सेंटेंस में अपने यूज करिए, ये कभी भूलेगा नहीं। यू कैन से व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, यू कैन से दैट आई कैन वर्क फॉर 7 hours एट अ स्ट्रेच। तो यू कैन यूज दिस फ्रेज इन योर सेंटेंसेज आल्सो। जब आप कोई काम करेंगे या आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि आप लगातार काम कर सकते हैं, देन यू कैन यूज़ दिस फ्रेज इन योर सेंटेंस। तो आप वहाँ पे इस सेंटेंस को, सॉरी, इस फ्रेज को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप बोलना चाहते हैं कि लगातार मैं 5 दिनों तक काम कर सकता हूँ, तो आई कैन वर्क फॉर 5 days एट अ स्ट्रेच। तो इस तरह सेंटेंसेज में इनका यूज करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या होता है, तो रेड हेरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। रेड हेरिंग का मतलब समझ लेते हैं। तो रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग स्पेशली अ क्लू विच इज़ मिसलीडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग। समथिंग, रेड हेरिंग मतलब कोई ऐसी चीज़, और ऐसी चीज़ का मतलब क्या, स्पेशली अ क्लू, यहाँ क्लू की बात हो रही है। कोई ऐसा क्लू, क्लू का मतलब कोई संकेत आपको दिया गया हो। तो रेड हेरिंग मतलब हो गया कोई ऐसा क्लू विच इज, वो क्लू कैसा हो, विच इज मिसलीडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है, भ्रामक, और डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान भंग करने वाला। तो
ऐसा क्लू, वो क्लू कैसा हो जो कि विच इज़ मिसलीडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग, भ्रामक और ध्यान भंग करने वाला हो। अब ये भ्रामक और ध्यान भंग करने वाला कैसा होगा, तो जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं कोई, जैसे अभी सीटेट के एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था, और सीटेट में एग्ज़ाम में आप ये जो रेड हेरिंग है इसका बहुत अच्छे से यूज़ देखेंगे। सीटेट के एग्ज़ाम में होता क्या है कि जो क्वेश्चन होते हैं तो उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, और उन 4 ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम दिखेंगे आपको, दोनों ऑप्शन सही लगेंगे, या उसको क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी ऐसा होगा कि क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि हाँ ये इसमें से ये दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन में वो उसने ऐसा कुछ क्लू दे रखा होगा जो आपको मिसलीड करेगा, जो आपको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिस्ट्रैक्ट किस लिए करेगा कि आप उन 2 ऑप्शन में से गलत वाला ऑप्शन चुन लें। मतलब ये कि क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, रेड हेरिंग दे दिया आपको, रेड हेरिंग दे दिया, और रेड हेरिंग का मतलब वहाँ पे उसने आपको ऐसा क्लू दे दिया कि आप वहाँ पे मिसलीड हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे अगर बोला जाए कि आपने एग्ज़ाम दिया तो उसमें एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन था कि जिसके कि ऐसे 2 ऑप्शन सही लग रहे थे या 3 ऑप्शन सही लग रहे थे, और आपने वहाँ पे गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। क्यों सेलेक्ट कर लिया? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका ही ऐसा था जो आपको क्वेश्चन में रेड हेरिंग दे रखा था। तो जैसे आपने कहा कि ऑप्शन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 वाज अ रेड हेरिंग, तो ऑप्शन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर सी था वो क्या था, एक रेड हेरिंग था हमारा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? रेड हेरिंग का मतलब होता है कि ऐसा क्लू जो आपको मिसलीड करे या डिस्ट्रैक्ट करे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, और इडियम स्टेज में देखते हैं नंबर किसका है, 10वें का। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, कोई रहस्य उजागर कर देना, कोई रहस्य रिवील कर देना। और वो रहस्य कैसे रिवील कर देना? स्पेशली, केयरलेसली और बाय मिस्टेक। रहस्य आप रिवील कर देंगे लेकिन जानबूझकर नहीं, वो आपसे क्या ऐसे रिवील हो गया, बाय मिस्टेक हो गया या लापरवाही से हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया और आपने सीक्रेट रिवील कर दिया। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, खेलते रहते हैं, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, लुका छिपी वाला गेम खेल रहे हैं, और कोई लड़का है, कोई बच्चा है, वो छिपा हुआ है, और जब वो छिपा रहता है तभी वो बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं छिपा हुआ हूँ। और जो ढूंढने वाला पर्सन रहता है, सीख करने वाला पर्सन होता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे छिपा हुआ है। या मान लीजिए कोई पर्सन है और उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, और उस पर्सन ने कहा कि मैं ये थोड़े बताऊंगा कि मेरे पास 100 रुपये हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया, बताया भी नहीं आपको और आप जान भी गए, तो उसने अनइंटेंशनली क्या कर लिया, उसने सीक्रेट रिवील कर दिया। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वी वांटेड टू गिव रोहित अ सरप्राइज पार्टी, हम रोहित को एक सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे, बट क्या हुआ, बट ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ही का मतलब हो गया रोहित के अलावा भी कोई वहाँ पे पर्सन था जिसने क्या कर दिया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील कर दिया, सीक्रेट को उसने रिवील कर दिया। अब हो सकता है कि वहाँ पे कोई और पर्सन रहा हो जिसने ऐसा कर दिया, और वहाँ पे क्या मतलब हो गया कि हम रोहित को एक सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे, लेकिन जो वहाँ पे मोहित था या वहाँ पे जो कह सकते हैं कि कोई और लड़का था, उसने क्या कर दिया, सीक्रेट रिवील कर दिया, और उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ही लेट आया हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ही है तो लेट की जगह लेट्स होना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल पास्ट इधर है, इसीलिए सिंपल पास्ट इधर भी रखा जाएगा। और इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब इसमें लेट है। मेन वर्ब क्या है, लेट, और लेट की तीनों फॉर्म में लेट ही होता है, तो इसलिए इसमें लेट में एस नहीं लगाया गया है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो इस तरह से ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को बार बार देखना है, और आई होप कि ये वीडियो आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आपको ये जो इडियम फ्रेज दिए गए हैं ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और मैंने इसमें प्रयास किया है आपको कुछ अलग तरीके से बताने का, तो
दिया तो आपको बुक में भी मैटर रहेगा, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन बुक में पढ़ना कौन चाहता है। और बुक में होता क्या है कि आपको मैटर एज इट इज़ दिया रहता है और वहाँ से आपको लर्न करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग तरीके से बताया है। तो और ये भी आप जान लीजिए कि इसमें 10 इडियम फ्रेजेस हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको सीरीज में इडियम फ्रेजेस बताता रहूँगा, सब्स्टिट्यूशन बताता रहूँगा। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसा आप सभी ने सुना होगा कि धीरे धीरे चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ढेर सारी हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है कि बस मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वो कैप्स तैयार करना चाहते हैं, वो भी मुझसे जुड़ सकें। और आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं उसमें वो कैप्स आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे।